देखिए बेटा, आज आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बेटा, चैप्टर 10 कैश बुक। कैश बुक के अंदर बेटा पहले के टाइम का मतलब हो गया पुराने टाइम, जब ये सिलेबस चेंज नहीं हुआ था उससे पहले आपको 3 तरीके की कैश बुक्स बनानी होती थी, लेकिन आज प्रेजेंट के अंदर सर हमें सिर्फ 2 तरीके की कैश बुक बनानी होती है, जिसमें आपकी 2 तरीके की जो कैश बुक है बेटा, उसमें पहली कैश बुक होती है उसका नाम है सिंगल कॉलम कैश बुक, और दूसरी वाली होती है बेटा आपकी डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, सिंगल कॉलम और डबल कॉलम। आज मैं बेटा जो आपको कराऊंगा अभी, वो कौन सी कराऊंगा, यहाँ पे सिंगल कॉलम लेके चलेंगे हम। कौन सी लेके चलेंगे सर हम? सिंगल कॉलम कैश बुक। सर कैश बुक के अंदर हमें करना क्या होता है, देखो बेटा, बेसिकली अगर हम देखें यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से क्लियर करते हैं। हमें किसकी बुक बनानी है सर? कैश की। ठीक है, किसकी बुक बनानी है सर? कैश की। इसका रूल क्या होता है सर? सर कैश का नेचर आपने बताया था कि कैश हमारे लिए क्या होता है सर? हमारी असेट्स होता है। कैश क्या होता है हमारे लिए? हमारी असेट्स होता है। और सर असेट्स की अगर हम रूल की बात करते हैं तो इंक्रीज होने पे डेबिट होती है और डिक्रीज होने पे असेट्स क्या होती हैं? हमेशा क्रेडिट होती हैं। ये भी बताया था आप सबको। ठीक है, तो इसी रूल की बेस के ऊपर क्या चलेंगे? हमारे सारे के सारे कैश बुक के क्वेश्चन चलेंगे। अभी मैं आपको इसका एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, पहले फॉर्मेट पे ध्यान देंगे बच्चे आप सब यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है अकाउंटिंग के अंदर फॉर्मेट क्या करता है, एक मेजर रोल प्ले करता है आपका। देखिए कैसे। देखिए बेटा अब लिखना क्या क्या है सर, हम क्या बना रहे हैं यहाँ पे, ऊपर आ जाएगा इसका नाम कैश बुक। जितने भी स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे बैठे हो आप सबको पता है सर ये अकाउंट्स की कौन सी साइड है? हमारी लेफ्ट साइड। ये कौन सी कहलाती है सर? हमारी डेबिट। और सर ये राइट साइड है, ये कौन सी कहलाती है सर? हमारी क्रेडिट कहलाती है। सर अभी अभी आपने रूल बताया कि कैश हमारी असेट्स होती है, तो बढ़ने पे क्या होता है? डेबिट, और घटने पे क्या होता है सर? क्रेडिट होता है। या इसको हम सिर्फ कैश के नेचर से सुने, ध्यान से सुनना अभी जो मैं वर्डिंग बोल रहा हूँ। अगर हम इसे कैश के नेचर से समझें तो सर अगर मेरे पास कोई भी रिसिप्ट आएगी, अगर सर मेरे पास कोई भी पैसा आएगा तो वो कैश को क्या करेगा सर? इंक्रीज करेगा। भाई आपके पास किसी भी रीजन से अगर कैश आएगा तो बेटा कैश क्या होगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा तो सर हमेशा क्या करना है? हमें उसको यहाँ पे डेबिट करना है। और अगर सर मैं कोई भी पेमेंट करता हूं तो मेरे पास से कैश जाएगा, और कैश जाएगा तो वो डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होने पे सर क्या होगा? वो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। यहां तक समझ आ गया लॉजिक? ठीक है, अब उसके आगे समझो क्या है। इसके कुछ रूल्स होते हैं, हमें सिर्फ 2 रूल्स याद रखने हैं इसको करते हुए। ठीक है, पहले फॉर्मेट कंप्लीट कर लो बेटा। यहाँ पे आएगा डेट, फिर यहाँ पे आता है बेटा पर्टिकुलर, यहाँ पे आता है LF, ये अभी बताता हूं क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे बेटा आएगा आपका अमाउंट। ये आपकी कौन सी साइड है सर? लेफ्ट साइड। कंप्लीट हो गई ना? तो राइट साइड पे भी हमें क्या करना है? कॉपी पेस्ट ही करना है पूरा का पूरा। कैसे सर? अगेन यहाँ पे क्या आएगा? डेट, फिर यहाँ पे क्या आएगा? पर्टिकुलर, फिर यहाँ पे क्या आएगा? LF, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सर हमारा दोबारा से? अमाउंट। चीज क्लियर हो गई? क्योंकि ये लेफ्ट साइड है और वो क्या है सर? हमारी राइट साइड है। अब सर ये एक नया टर्म आया है LF, इसको समझो बेटा। LF को बोलते हैं यहाँ पे लेजर फोलियो। क्या बोलते हैं इसको हम? लेजर फोलियो। जब आपके वाइवाज होते हैं या कुछ होता है तो उस टाइम पे ये क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं आपसे कि LF क्यों बनाया जाता है, LF का क्या मतलब होता है, या उसका नाम बताओ क्या होता है। तो सर LF क्या होता है? हमारा लेजर फोलियो होता है। सर बनाया क्यों जाता है? हमने कुछ स्टेप्स पढ़े थे अकाउंटिंग के कि हम सबसे पहले एंट्रीज को क्या करते हैं सर? रिकॉर्ड करते हैं, और उसको बाद सबको अलग अलग अकाउंट के अंदर लेजर अकाउंट में डालते हैं। तो हर एक लेजर अकाउंट का क्या होगा सर? कोई ना कोई नंबर होगा कि नहीं होगा? एग्जाम्पल समझो बेटा, अभी आप मान लो 15-20 स्टूडेंट बैठे हो यहाँ पे, मैंने सबका एक एक फीस कार्ड बनाया, तो सबके फीस कार्ड के ऊपर एक एक नंबर लिखा हुआ है, तो वो आपके क्या हो गया? एक तरीके से लेजर का नंबर हो गया। तो मैं यहाँ पे LF के अंदर वो नंबर पुट करूंगा। किसके लिए पुट करूंगा? कि जब मेरे को एंट्री मैच करनी होगी ना, फॉर एग्जाम्पल
मेरे को किसी बच्चे ने फीस दी, समझ रहे हो, फीस आ गई सर मेरे पास, तो मैं यहाँ पे उसका लेजर नंबर डालूंगा, मान लो उसका लेजर नंबर कितना था 2, मैंने यहाँ पे लेजर नंबर 2 डाल दिया। उससे मेरे को बेनिफिट क्या होगा, जब मेरे को कभी फ्यूचर के अंदर ये एंट्री क्रॉस चेक करनी होगी तो मैं इस नंबर से क्या करूंगा, उस लेजर को ओपन कर लूंगा, इस नंबर के द्वारा क्या करूंगा, मैं उस लेजर को ओपन करूंगा। तो सिर्फ रेफरेंस के लिए क्या डाला जाता है, ये नंबर डाला जाता है, जिससे कि हमें पता चले कि ये जो ट्रांजैक्शन यहाँ पे हुई है ये कौन से लेजर से हमारे पास आई है। लेकिन अब कंडीशन यहाँ पे ये है बच्चे की 11th स्टैंडर्ड के अंदर लेजर फोलियो का यूज आपके लेवल पे नहीं होने वाला, ये सिर्फ आप कॉलम बना के छोड़ोगे, क्योंकि प्रेजेंटेशन के अंदर ये कंपलसरी है, मिस मत करना इसको, लेकिन इसका यूज कुछ नहीं होगा, आपको कोई लेजर नंबर नहीं डालना, सिर्फ ये खाली छूटेगा आपका। यहां तक समझ आ गई अब ये चीजें। चलिए सर अब कैश बुक को बनाने के रूल समझाओ थोड़े से कि सर रूल्स क्या होते हैं। देखो बेटा इसके लिए ना 2 बेसिक से रूल याद कर लो आप। देखिए दो बेसिक रूल्स क्या याद करने हैं सर इसके लिए हमें, वो समझो। रूल्स फॉर कैश बुक। सर पहला सिंपल रूल है इसका, रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजैक्शंस। भाई सीधी सी बात है, इसका नाम क्या है सर, कैश बुक, तो इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई उधार वाली एंट्री नहीं आएगी, इसमें सिर्फ और सिर्फ कैश से रिलेटेड एंट्री आएगी। और उसमें भी बेटा फिर बोल रहा हूं आपको ज्यादा लोड नहीं डालना दिमाग पे, आपने सिंपल ये देखना है पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। सर अगर पैसा आएगा किसी भी रीजन से आए, वो सारा कहाँ पे आएगा, हमारा डेबिट साइड में आएगा। सर हमारे पास से पैसा जाएगा, किसी भी रीजन से जा रहा है, सर वो हमारा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्रेडिट साइड में आएगा। सिंपल है ये बेसिक, ठीक है, इसमें कोई रूल नहीं लगाना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल तरीके से करना है। पहला रूल समझ आ गया क्या सर, ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड, ठीक है। दूसरा रूल बेसिकली कोई रूल नहीं है, हम यहाँ पे जबरदस्ती ये लिख सकते हैं, नो क्रेडिट ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मतलब ऊपर वाले का और इसका दोनों का मतलब सेम ही हो गया, सिर्फ आपको और ज्यादा याद रखने के लिए हेल्प करेगा सर कि इसका मतलब दोनों का मतलब ही क्या है, सिर्फ हमें कौन सी एंट्री लेनी है सर, यहाँ पे कैश बुक वाली लेनी है, कैश से रिलेटेड लेनी है, क्रेडिट वाली उधार वाली कोई भी एंट्री हम नहीं लेंगे। क्लियर है बच्चे ये सारा कॉन्सेप्ट अभी तक, कोई डाउट इसके अंदर किसी को? शुभम क्लियर है भाई, पक्का? चलो अब सर एंट्रीज आएंगी कौन कौन सी वो थोड़ा सा और समझा दो। देखो बेटा यहाँ पे अब मैं यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन्स लिखूंगा, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आएगा, प्रिपेयर अ कैश बुक, कि हमें कैश बुक बनानी है, ठीक है। अब सर जब हमें कैश बुक बनानी है तो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, पहला ध्यान से समझो, यहाँ पे मान लो पहली एंट्री आती है यहाँ पे, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹50,000, मैंने 50,000 रुपए के गुड्स बेचे, ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक की एंट्री। मनीष बेटा जब हम 50,000 रुपए के गुड्स बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा या हमारे पास से पैसा जाएगा? सर पैसा आएगा, क्योंकि मैं माल बेच रहा हूं तो मेरे पास पैसा। और सर अभी आपने रूल लिखवाया था कि सर जब भी पैसा रिसीप्ट होगा हमें, यानी पैसा आएगा, तो कैश बुक क्या होगी सर, डेबिट होगी। अब मान लो यहाँ पे डेट नहीं दे रखी, मैं सीरियल नंबर ले लेता हूँ फिलहाल के लिए, तो यहाँ पे आप लिखोगे इसका रीजन, और यहाँ पे बेटा वर्ड यूज होगा क्या, टू। जब भी कोई चीज डेबिट होगी तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, इसके साथ टू यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, टू किसकी वजह से आया, सेल अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा सर इसके अंदर, 50,000 रुपए। अब दूसरी एंट्री समझो, यहां पे लिखा है कि पेड रेंट ऑफ ₹5,000। शुभम क्या होगा बेटा, इसका पैसा आएगा या जाएगा? तो सर कहां पे आएगा, ये क्रेडिट साइड में आएगा। तो सर यहाँ पे आप लिखो सेकंड नंबर। अब ध्यान से सुनना, नई नई चीजें सीख रहे हो अब यहाँ पे आप।
सर जब भी हम कोई लेजर अकाउंट, ये बेसिकली लेजर अकाउंट ही होता है एक तरीके से कैश बुक का, आप जब कैश बनाओगे तो डेबिट साइड में टू वर्ड यूज करोगे, और सर जब आप क्रेडिट में कुछ भी करोगे तो यहाँ पे यूज होगा बाय रेंट अकाउंट। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज होता है सर? यहाँ पे बाय यूज होता है। रेंट अकाउंट कितने से सर? 5,000 रुपए से। थर्ड एंट्री, परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 फ्रॉम राम। सर हमने 10,000 रुपए का गुड्स राम से खरीदा, तन्मय कहाँ पे आएगा बेटा ये? अच्छा, क्रेडिट में आएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ बेटा, एक्चुअल में यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन है कि हमने राम से कैश में खरीदा है? नहीं। तो सर जब किसी भी पार्टी का नाम दिया होगा ना, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ, अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें क्या कह रखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम 10,000 फ्रॉम राम, तो पार्टी का नाम दिया हुआ है ना बेटा, और ये नहीं कह रखा कि कैश में खरीदा या क्रेडिट में खरीदा। तो जब अगर पार्टी का नाम मेंशन है और कुछ दिया नहीं हुआ, तो हम हमेशा ये मानेंगे कि हमने कैसे खरीदा है सर? वो उधार में खरीदा है। कैसे खरीदा है? उधार में। और सर अभी अभी आपने रूल लिखवाया था क्या, कि नो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो सर ये वाली एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि ये कैसे खरीदा है हमने? राम से उधार में खरीदा है। और इसका प्रैक्टिकल रीजन क्या है? सर जब मैंने उधार में खरीदा है तो क्या मेरे पास से पैसा गया होगा? नहीं गया होगा। क्या कोई पैसा आएगा? नहीं आएगा। तो सर पैसे का कोई भी लेन देन हमारा नहीं हुआ, इसलिए इसका कैश बुक पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब अगली ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000 इन कैश। बताओ बेटा क्या होगा एकलव्य? हमने 5,000 रुपए का गुड्स कैश में खरीदा, क्रेडिट होगा सर, क्योंकि हमारे पास से पैसा जाएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे फोर्थ एंट्री, बाय परचेज अकाउंट 5,000 रुपए। ठीक है। इन चारों एंट्री को बहुत ध्यान से सुनना बेटा, इसमें बहुत सारी चीजें आपको क्लियर करनी जरूरी है। अब अगेन मैं एंट्री लिख रहा हूं, परचेज गुड्स ऑफ ₹3,000। मैंने 3,000 रुपए का गुड्स खरीदा। प्रियांशी कहां पे आएगा बच्चे? क्रेडिट में। पक्का? क्यों? वहां पे कुछ मेंशन है? बिल्कुल ठीक है सर, क्योंकि इसके आगे ना पार्टी का नाम नहीं दिया होगा कि राम से खरीदा, श्याम से खरीदा। तो जब तक आगे पार्टी का नाम मेंशन ना हो और कुछ भी ना कह रखा हो कि कैश में खरीदा है या उधार में खरीदा है, तो उस कंडीशन में क्या माना जाता है सर? ये कैश में खरीदा है। क्या माना जाता है सर उस कंडीशन में? ये कैश में खरीदा है। तो ये सर गुड्स कैश में खरीदा था, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या? अगेन बाय परचेज अकाउंट 3,000। और एक एंट्री भी बनती है बेटा इसकी, वो सिंपल होती है। कैसे? परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000 फ्रॉम राम, और यहां पे क्या लिख दे वो? इन कैश। अब उसने पूरा ही आपको एक्सप्लेन कर दिया कि मैंने राम से खरीदा और कैसे खरीदा है सर? कैश में खरीदा है। तो ये 4 तरीके की एंट्री बनती है। ठीक है। एक तो सिंपल, जिसमें कहेगा कि कैश में खरीदा है। एक नाम देगा और साथ में ये बोलेगा कि कैश में खरीदा है। एक होगा कि जिसमें सिर्फ आपको अमाउंट दिया होगा लेकिन नाम नहीं दिया होगा। एक होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या दिया होगा सर? नाम दिया होगा। तो जिसमें सिर्फ नाम दिया है वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है। जिसमें कोई चीज मेंशन नहीं है, सिर्फ अमाउंट दिया है, वो कौन सी होती है सर? कैश ट्रांजेक्शन होती है। अब सर ये वाली एंट्री भी कहां पे आ जाएगी आपकी? सिक्स्थ वाली, बाय परचेज 5,000। ठीक है। जिनका टी शेप अकाउंटिंग हुआ है उनके लिए बहुत इजी है, क्योंकि टी शेप अकाउंटिंग ही है बेसिकली। ये भी इसका फॉर्मेट थोड़ा सा डिफर हो जाता है, वरना रूल्स वही चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। अब सर इसकी ना हमें बैलेंसिंग करनी है। क्या करना होता है बेटा? इसे हमें बैलेंस करना होता है। बैलेंस का रूल समझ लो बेटा जो नई स्टूडेंट है। डेबिट का टोटल लिखेंगे एक साइड। सर डेबिट का टोटल कितना आ रहा है? 50,000। ये डेबिट साइड है, इसका टोटल कितना है सर यहाँ पे? 50,000। ठीक है। सर एक साइड पे हम लिखेंगे क्रेडिट का टोटल, 5 और 5 10 और 5 15 और 3 18,000। यहां तक क्लियर? सर अब दोनों में से ज्यादा कौन सा है? 50,000।
तो जो ज्यादा अमाउंट होता है ना, उसी अमाउंट से हमें दोनों साइड क्या करना होता है सर, बैलेंस करना होता है। यानी मेरे को यहाँ पे भी कितना करना है, 50,000। बैलेंस का मतलब क्या होता है, जब दोनों साइड क्या हो जाएंगी सर, हमारी इक्वल हो जाएंगी। अब न्यू स्टूडेंट्स के लिए सेम एग्जाम्पल दे देता हूँ जो इन बच्चों को दिया था बेटा, कि यहाँ 10 रुपए, यहाँ 6 रुपए, तो मेरे को दोनों साइड कितने लेके आने हैं बेटा, यहाँ पे 10 रुपए, तो मेरे को यहाँ कितने रुपए और रखने पड़ेंगे, 4 रुपए। कैसे निकाले सर, इसमें से ये माइनस कर दिया आपने। तो सेम यहाँ पे भी रूल लगता है कि ज्यादा में से कम वाले को क्या कर दो, आप माइनस कर दो। तो सर जब आप इसे माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 30। तो हमारा जो बैलेंस आएगा बच्चे वो कहाँ आएगा, यहाँ पे 32,000। और यहाँ पे अब टर्म आएगा नया, यहाँ पे लिखोगे आप बाय बैलेंस CD। क्या लिखेंगे सर यहाँ पे हम, बाय बैलेंस CD। CD का क्या मतलब होता है सर, CD का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे कैरिड डाउन। बेटा बेसिकली जो कैश बुक होती है ना, वो बनती है आपकी मंथली बेसिस पे। किस बेसिस पे बनती है, मंथली बेसिस पे। फॉर एग्जांपल ये कैश बुक आप बना रहे हो कौन से मंथ की, जनवरी की। किसकी बना रहे हो आप, जनवरी की। अब जनवरी में ना आपने अपना हिसाब किताब लगाया, आपके पास बैलेंस कितना बच गया सर, ये 32,000 रुपए। तो क्या ये बैलेंस सिर्फ 32,000 रुपए जनवरी में बच के खत्म हो जाएगा, या अगले महीने फरवरी में भी दिखाना पड़ेगा हमें। सर ऑब्वियसली बात है, अकाउंट्स क्या होंगे, फॉरवर्ड होंगे अगले साल या अगले महीने के लिए। तो अब ये जो जनवरी का बैलेंस बचा हुआ है, इसको यहाँ पे क्या लिखा मैंने, बाय बैलेंस CD। अब इसको हमेशा याद रखना, जिस साइड बेटा आप कैरी डाउन करते हो उसके अपोजिट साइड क्या होता है हमेशा, ये टू बैलेंस। यहां पे लिखेंगे क्या हम, BD। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, BD। BD का मतलब क्या होता है सर, BD का मतलब होता है ब्रॉट डाउन। देखो बेटा इस टर्म का मतलब और इस टर्म का मतलब समझ लो अभी, ठीक है। इसका मतलब है कैरिड डाउन। कैरिड डाउन का मतलब इसे आगे कैरी करना, जनवरी से फरवरी में कैरी डाउन करना। ब्रॉड डाउन का मतलब क्या है कि जो पिछले महीने का बैलेंस था उसे ऊपर से नीचे ब्रॉड डाउन करना, नीचे लेके आना। तो जब भी आप बैलेंस निकालोगे तो वहां पे क्या टर्म यूज करोगे, बैलेंस CD यूज करोगे। और जब उस बैलेंस को अगले महीने के लिए ब्रॉड डाउन करोगे या लेके आओगे तो उसके लिए क्या यूज करोगे सर, यहाँ पे BD यूज करोगे। और उसे क्या बोलते हैं सर, हम यहाँ पे ब्रॉड डाउन के नाम से जानते हैं। क्लियर है। अब क्योंकि हमने यहाँ पे डेट नहीं ली, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं बेटा ये डेट सी थी, जनवरी मंथ था हमारा। अब कुछ और चीजें सीख लो इसकी। जब भी आप बैलेंस करोगे और आपका मंथ है जनवरी है, कोई भी मंथ है, हमेशा एक चीज याद रख लेना, रूल जो बता रहा हूं ये बेसिक से आधे आधे मार्क्स कटवाएंगे आपके एग्जाम में, कि सर जब भी बैलेंस होगा ना वो एंड ऑफ द मंथ होगा। मान लो आपकी एंट्री लास्ट कब हुई है बेटा, ये 6 को हुई है ना, लेकिन जब आप ये बैलेंस करोगे पता है कौन सी तारीख को करोगे आप, ये करोगे आप 31 जनवरी को। कब करोगे सर, 31 जनवरी को, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो कब क्लोज होगी, मंथ एंड में ही क्लोज होगी। ये चीज समझ आ गई। अब सर यहाँ पे मैंने 31 जनवरी को कैरिड डाउन करा है, तो यहाँ पे ब्रॉड डाउन कौन सी तारीख को होगा सर, वो February 1 को। क्योंकि जनवरी का महीना शुरू हुआ है, खत्म हुआ है, तो अगला कौन सा स्टार्ट होगा सर, February स्टार्ट होगा। तो February 1 को क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे ये आके ब्रॉड डाउन हो जाएगा। फिर ऐसे ही आप February का अकाउंट बनाओगे, जो February का बैलेंस बचेगा उसे कहाँ पे लेके जाओगे सर, मार्च में लेके जाओगे। ऐसे ही ये कंटिन्यूएशन में काम करते चले जाते हैं। लेकिन टर्म याद रख लेना, CD और BD। हो जाएगा 2-3 दिन में। तो आज की क्लास में टी शेप से डिफरेंस क्या क्या चीजें सीखी सर। पहला सीखा कि डेबिट के अंदर हमें कौन सा वर्ड यूज करना होता है, टू। क्रेडिट के अंदर सर हमें यूज करना होता है बाय। दूसरी चीज हमने सीखी सर CD, यानी जो भी मंथ के एंड में बैलेंस बचेगा उसको कैरिड डाउन किया जाता है, किसके लिए, नेक्स्ट मंथ के लिए। और जब नेक्स्ट डाउन मैं उसे लिखूंगा तो उसके लिए क्या यूज करूंगा सर, यहाँ पे मैं BD यूज करूंगा, ब्रॉड डाउन यूज करूंगा। कितना बैलेंस बचा था सर, 32,000 रुपए। दो चीजें हमने नहीं सीखी। तीसरी चीज क्या सीखी सर, जब भी मैं कैश बुक बनाऊंगा तो मेरे को जो बैलेंस करना है वो हमेशा कब करना है सर, एंड ऑफ द मंथ। बैलेंसिंग कब होगी सर, हमेशा एंड की तारीख होगी। लिटरली आपके मार्क्स कटेंगे अगर आप ये चीजें नहीं करके आओगे तो। और कई के टीचर एक एक मार्क्स भी काट लेते हैं आधे की जगह, तो इसका बहुत ध्यान रखना। कई बच्चों का क्वेश्चन ये आएगा सर जब LF का यूज नहीं है तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम LF ना बनाएं। बेटा